नमस्कार। इस नए विश्लेषण में स्वागत है। चलिए सीधे उस मुद्दे पर आते हैं जिसने अभी हाल ही में सबको हैरान कर दिया है। आज हम ध्यान केंद्रित करेंगे पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक 2026 चुनाव परिणामों पर और उससे भी ज्यादा उन दिलचस्प सांस्कृतिक रणनीतियों पर जिन्होंने इस पूरे बदलाव को दिशा दी। ये देखना वाकई मजेदार होगा कि कैसे संगीत और संस्कृति सत्ता का रुख मोड़ने की ताकत रखते हैं। आज का ये सफर इन 5 मुख्य पहलुओं से गुजरेगा। 2026 के इन हैरत अंगेज नतीजों से शुरुआत करके हम पिछले कई दशकों की तैयारी को समझेंगे। फिर आएगा संगीत का मैदान जंग, ऐतिहासिक प्रतिरोध की परंपरा और अंत में हम राष्ट्रीय बदलावों पर एक नजर डालेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं आज के पहले हिस्से से, द 2026 बंगाल शिफ्ट। आखिर पश्चिम बंगाल के इस राजनैतिक भूकंप का पैमाना कितना विशाल था? अगर हम इन आंकड़ों को देखें तो नतीजे सच में चौंकाने वाले हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जिन्होंने एकदम विशाल बहुमत के साथ 206 सीटें अपने नाम कर लीं, और दूसरी तरफ पिछले 15 सालों से सत्ता संभाल रही तृणमूल कांग्रेस, जो 80 सीटों पर सिमट गई। एक मुकम्मल बहुमत की ये तस्वीर अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी बयां कर रही है। सबसे खास बात यह है कि बंगाल के इतिहास में सत्ता का ये हस्तांतरण बिल्कुल नया है। 2026 का साल प्रमाण है कि पहली बार बीजेपी ने इस राज्य में सरकार बनाई है और इसके साथ ही टीएमसी के लगातार जीतने का सिलसिला रुक गया है। देश के पूर्वी हिस्से में ये एक बेहद बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव है। लेकिन क्या ये सब अचानक हो गया? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हमारा अगला हिस्सा है डेकेड्स इन द मेकिंग। अगर इस टाइमलाइन पर एक नज़र डाली जाए तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। जरा सोचिए, 1982 में बीजेपी का वोट शेयर यहाँ सिर्फ 0.58% था, लगभग ना के बराबर। वहां से सफर शुरू होता है। 1998 में आती है पहली लोकसभा सीट, फिर 2021 में 38% से ज्यादा का उछाल और आखिरकार 2026 में लगभग 40% वोट शेयर। ये एक दिन का चमत्कार नहीं, बल्कि दशकों की स्थिर प्रगति है। इस सफर के कुछ बेहद अहम पड़ाव रहे हैं। 1982 की शुरुआत भले ही धीमी थी, लेकिन 1991 आते-आते इमिग्रेशन और विभाजन की यादों ने इसे एक गर्म चुनावी मुद्दा बना दिया। फिर 1998 में तपन सिकदार की डमडम से हुई ऐतिहासिक जीत एक टर्निंग पॉइंट थी, और वही नींव थी जिसके दम पर 2021 में पार्टी 77 सीटों के साथ सबसे बड़ी विपक्षी ताकत बनकर उभरी। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे आकर्षक और अनोखे हिस्से पर, द म्यूजिकल बैटल ग्राउंड। 2026 का चुनाव सिर्फ भाषणों का नहीं, बल्कि गानों और धुनों का भी था। दोनों पार्टियों ने इस मुद्दे पर बिल्कुल अलग-अलग आधुनिक रणनीतियां अपनाई। एक तरफ थी टीएमसी की डीजे पॉलिटिक्स, जिसका सीधा फोकस गांव के लोगों और मुस्लिम युवाओं पर था। वहीं दूसरी ओर थी बीजेपी की पलटानो दौड़कर कैंपेन, यानी एक जोशीला एंथेम जो सीधे भ्रष्टाचार और बदलाव के मुद्दे पर केंद्रित था। ये मुकाबला वाकई एकदम अलग ढंग का था। तो आखिर टीएमसी ने परंपरागत संगीत छोड़कर डीजे ट्रैक्स का रास्ता क्यों चुना? बात दरअसल ये है कि रिमोट गांवों में आज की जेनजी और ईद जैसे त्योहारों पर अल्पसंख्यक समुदायों में इन डीजे धुनों का एक जबरदस्त क्रेज होता है। ये एक सोची समझी सांस्कृतिक रणनीति थी। शहर के अमीर या इलीट वर्ग की पसंद को पीछे छोड़कर सीधे जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने का नया तरीका। और इस रणनीति का आत्मविश्वास अभिषेक बैनर्जी के इस मशहूर चैलेंज में साफ झलकता है। उन्होंने अमित शाह को सीधे चुनौती दी थी कि 4 मई की रात रुकें, आपको रविंद्र संगीत तो सुनाई देगा ही, पर हाँ, डीजे भी जरूर सुनाई देगा। ये बयान अपने आप में एक मिसाल है कि कैसे आधुनिक क्लब म्यूजिक को बंगाल की परंपरागत राजनीति में खुलकर जगह दी गई। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी इस संगीतमयी जंग का जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने एक वीडियो सॉन्ग लॉन्च किया, पलटनो दोरकार चाई बीजेपी सरकार, जिसका मतलब है बदलाव जरूरी है, हमें बीजेपी सरकार चाहिए। इस गाने के बोल सीधे जनता की परेशानियों से जुड़े थे, जैसे आरजी कर की त्रासदी, दंगों के हालात और आर्थिक पिछड़ापन। इस धुन ने प्रधानमंत्री मोदी के भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने के संदेश को एक तेज पुकार दे दी। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, एकोज ऑफ हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस। आखिर बंगाल में संगीत इतना ताकतवर राजनीतिक हथियार क्यों है?
इसे समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटना होगा, खासकर काजी नजरुल इस्लाम के बारे में जानना होगा, जिन्हें बंगाल का विद्रोही कवि या रेबल पोएट कहा जाता है। उनकी कविताओं और गानों ने एक जमाने में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लोगों में आग भर दी थी और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया। आज के ये नए चुनावी गीत उसी गहरी ऐतिहासिक परंपरा का हिस्सा है, जहां कला का इस्तेमाल सामाजिक न्याय के लिए होता है। ये बिल्कुल नया ट्रेंड नहीं है। बंगाल में सदियों से लय और रिदम के जरिए राष्ट्रवादी जोश जगाया जाता रहा है। काजी नजरुल के काम ने हमेशा अलग अलग समुदायों को एकजुट करने का काम किया। यहाँ का विरोध साहित्य या रेजिस्टेंस लिटरेचर धर्म और समाज के भेदभाव को तोड़ने की अजीम ताकत रखता है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि 2026 में भी राजनीति गानों के सहारे इतनी असरदार साबित हुई। और अब हमारे इस एक्सप्लेनर का आखिरी हिस्सा, शिफ्टिंग नेशनल लैंडस्केप्स। चलिए थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं कि बंगाल के नतीजे पूरे देश की तस्वीर में कहाँ फिट बैठते हैं। 2026 का साल दरअसल पूरे भारत की राजनीति के लिए उलटफेर वाला रहा। हम देख सकते हैं कि एक तरफ वेस्ट बंगाल में बीजेपी ने 206 सीटें जीतकर टीएमसी का शासन खत्म किया, तो वहीं असम में उन्होंने 82 सीटों के साथ अपनी सत्ता बरकरार रखी। तमिलनाडु में एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हुआ, जहां अभिनेता विजय की टीवी के पार्टी ने डेब्यू में ही 108 सीटें अपने नाम कर लीं। केरला में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन ने 99 सीटें हासिल की और पुडुचेरी में एनडीए 18 सीटों के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही। पर इन चुनावी आंकड़ों से परे एक और बहुत अहम बात नोटिस करने वाली है, और वो है सांस्कृतिक एकीकरण। बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीतिक भाषणों से ज्यादा वहां के कल्चर पर फोकस किया। रास्ते पर स्ट्रीट फूड का मजा लेना, नदियों में नाव की सवारी करना या आध्यात्मिक जगहों पर वक्त बिताना, ये सब सिर्फ प्रचार नहीं था, ये क्षेत्रीय पहचान के प्रति सम्मान दिखाने का एक बेहद स्मार्ट तरीका था, जो राजनीति से भी 2 कदम आगे की चीज थी। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण को एक प्रभावशाली सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर आज के दौर की डीजे पॉलिटिक्स और सदियों पुरानी विद्रोही कविता मिलकर करोड़ों लोगों की किस्मत तय कर सकती हैं, तो जरा सोचिए, आने वाले वक्त में ये सांस्कृतिक जंग लोकतंत्र के भविष्य को कैसे दिशा देंगी। ये वाकई सोचने वाली बात है ना। इस चर्चा में आखिरी तक शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने आपको इस नए राजनीतिक युग को समझने में एक नया नजरिया दिया होगा।